नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले पाठ में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं के बारे में अध्ययन किया। आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसका संतुलन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के दौरान जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, यौगिकों का या जो बढ़ने वाले उत्पाद हैं उन्हें उनके तत्वों के प्रतीकों द्वारा, उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी उनके प्रतीकों, सूत्रों द्वारा, रासायनिक सूत्रों द्वारा उन्हें व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसकी परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों या यौगिकों को उनके सूत्रों, रासायनिक सूत्रों, संकेतों या प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है, जो रूप हमें प्राप्त होता है, उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई। जैसे इसको हम समझते हैं कि जैसे हम उदाहरण है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये तो हो गया वाक्य कि हमने किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो ये एक विस्तृत रूप है, वाक्यों के रूप में व्यक्त करना। फिर हम इसे शब्द समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। शब्द मतलब शब्दों के द्वारा, ये वाक्य के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। आप अपने मान लीजिए शब्दों के रूप में व्यक्त करें तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। किसी भी पदार्थ का जब दहन किया जाता है तो दहन का मतलब होता है कि वह पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं, इस रूप में लिखना ये कहलाता है शब्द समीकरण। शब्दों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना कहलाता है शब्द समीकरण। हमने इसको शब्दों के रूप में व्यक्त किया। ये इसका विस्तृत रूप है, ये इसका इससे छोटा रूप है, और सबसे छोटा रूप होता है कि इस शब्द समीकरण को हम सूत्रों, प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना, वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ये इसका दहन होता है तो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है, यौगिक सूत्र होता है ऑक्सीजन O2 बेस O2। तो Mg प्लस O2। जब ऑक्सीजन में की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन होता है तो इसकी श्वेत चूर्ण, श्वेत राख बनती है, जो हमने पीछे पढ़ा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बढ़ता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बढ़ा तो इस रूप में व्यक्त करना ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना। तो ये तो बात हो गई रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करना भी जरूरी होता है। अगर संतुलित नहीं करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए उसे संतुलित करना भी जरूरी होता है। तो इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 2 करने के लिए इसको पूरे को 2 से गुणा करेंगे। अब इधर मैग्नीशियम 2 हो गए तो इधर 2 हो गए, इधर बराबर करने तो इधर 2 लगा देंगे, तो समीकरण संतुलित होगी। तो इस प्रकार से व्यक्त करना ये रासायनिक समीकरण। तो अब हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण। अब आगे हम पढ़ते हैं कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसकी विधि क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि के चरण होते हैं, उन चरणों के अनुसार रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। तो सबसे पहले आता है कि जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एथीन का हाइड्रोजनीकरण।
एथीन, एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथीन का रासायनिक सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैसे इसका सूत्र होता है C2H4, लेकिन इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड आया इसलिए इसमें इन लगा। तो एथीन का रासायनिक सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करना। तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण, तो एथीन प्लस H2, तो ये दोनों अभिकारक है। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो अभिकारक हमेशा अभिक्रिया में बाईं ओर, अपना जो बायां हाथ होता है बाईं ओर लिखे जाते हैं। तो ये हमेशा अभिकारक जो होते हैं, पहला बिंदु है कि अभिकारक जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिक्रिया में बाईं ओर लिखा जाता है। और यदि अभिकारक या उत्पाद कोई भी दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। एक अभिकारक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगेगा? प्लस का। और अभिकारक लिखने के बाद में तीर का निशान दर्शाया जाता है। तीर का निशान क्या प्रदर्शित करता है? अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये जो तीर का निशान लगाया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। फिर उत्पाद लिखे जाते हैं कि ये अभिक्रिया के दौरान क्या बना। तो ये तो एथीन है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एथेन बनाता है। CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, दो हाइड्रोजन है वो एक एक हाइड्रोजन दोनों पे जुड़ जाता है। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है एथेन। ये बन गया एथेन, तो एथीन से बन गया एथेन। तो इसमें उत्पाद है ये, इसलिए आगे प्लस लगा के कुछ दर्शाना नहीं। ये अभिक्रिया होने के दौरान जो पदार्थ बनते हैं, तो ये तो अभिकारक है। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। अभिक्रिया होने के दौरान जो बनते हैं वो कहलाते हैं क्रियाफल या उत्पाद कहलाते हैं। तो ये तीर का निशान अभिक्रिया दिशा को दर्शा रहा है, और जो अभिक्रिया होने के दौरान जो पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद हमेशा अभिक्रिया में दाईं ओर लिखे जाते हैं, इधर दाईं ओर, और अभिकारक हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं। अब इसके अलावा इनकी भौतिक अवस्थाएं जो है वो भी दर्शाई जाती है। आपको बताया कि यदि कोई अभिकारक या उत्पाद ठोस होता है तो S दर्शाते हैं, अगर वो द्रव होता है तो लिक्विड L, और यदि कोई गैस होता है तो G द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन में होता है तो AQ द्वारा प्रदर्शित, जलीय विलयन के लिए AQ। ठीक है, एक बार हम बोलते हैं इसको जलीय विलयन को अंग्रेजी में, और AQ इसका शॉर्ट रूप है। तो जलीय विलयन को AQ द्वारा प्रदर्शित कोई पदार्थ जल में घुला हुआ है तो जलीय विलयन कहलाता है। तो ये भौतिक अवस्थाएं अगर दर्शानी हो तो बनाया जाता है। जैसे ये लिक्विड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो इस प्रकार से इनको भौतिक अवस्थाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात होगी, भौतिक अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया, कोई मान लीजिए किसी ताप पर होती है, कोई विभिन्न ताप पर होती है, कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और उत्प्रेरक इसमें होता है निकल। ये अभिक्रिया निकल उत्प्रेरक की, हाइड्रोजनीकरण जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग, उत्पाद बनाने में भाग नहीं लेते, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो उत्प्रेरक हो चाहे ताप हो, जैसे ये अभिक्रिया 473 केल्विन पर होती है, ताप हो या दाब हो 100 एटीएम 100 एटमॉस्फेयर दाब पर होती है। तो उत्प्रेरक हुआ, ताप हुआ, दाब हुआ, ये सारी चीजें तीर के निशान पर प्रदर्शित की जाती है। तो ये अभिक्रिया लिखने का एक तरीका होता है कि बाईं तरफ है अभिकारक, दाईं तरफ उत्प्रेरक उत्पाद,
उत्प्रेरक है, दाब है, ताप है, ये तीर के निशान पर प्रदर्शित किए जाते हैं। भौतिक अवस्थाएं अभिकारक और उत्पाद के आगे ब्रैकेट लगा के S, ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, जलीय विलयन के लिए Q आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये होगी समीकरण को लिखने का तरीका। कुछ बातें जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे ही ध्यान में आती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि कंकाल या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अभी हमने देखो जो मैग्नीशियम वाली अभिक्रिया लिखी थी तो हमने पहले असंतुलित थी, फिर उसको हमने संतुलन किया। तो कोई भी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक समीकरण जो होती है, उसको ढांचा या कंकालीय रासायनिक समीकरण कहते हैं। और किसी भी अभिक्रिया को परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कंकालीय रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, तो उसका उत्तर लिखा हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, चाहे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का या स्थिर अनुपात के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का या स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया होने के बाद में जो उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, या परमाणुओं की जो स्थिर अनुपात होता है वो दोनों तरफ क्या रहता है, समान रहता है। तो इन नियमों का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यदि जब हमने समीकरण को संतुलित कर दिया तो दोनों तरफ परमाणुओं की जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, समान। तो यदि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, दोनों तरफ समान हो जाए, जितने अभिकारक में परमाणु हैं, जैसे इधर मैग्नीशियम में 2, इधर मैग्नीशियम में 2, इधर ऑक्सीजन भी 2 है, इधर ऑक्सीजन भी 2 है, तो दोनों तरफ यदि समान हो जाए तो ऐसी समीकरण को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्योंकि कई तो सामान्य जो समीकरण होती है वो संतुलित हो जाती है, तो उसमें कुछ ध्यान में रखना है। तो जैसे हमने उदाहरण लिया, इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं। Fe आयरन लोहा जो जल से अभिक्रिया करके Fe3O4 फेरसो ऑक्साइड या इसको फेरस्फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, फेरसो ऑक्साइड या इसको फेरसो ऑक्साइड भी बोलते हैं, फेरसो ऑक्साइड, या इसको फेरस्फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके ये उत्पाद बनते हैं। इसमें अभिकारक भी 2 है, उत्पाद भी 2 है। अभिकारकों के मध्य प्लस का निशान, उत्पाद के मध्य भी प्लस का निशान दर्शाया जाता है। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर Fe1 है, इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर 2, ये तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन और आयरन की संख्या समान नहीं है। तो संतुलित कैसे करें? एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि संतुलन करते समय हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में संतुलन करना, उसके अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो अन्य चीजें होती हैं उनको पहले संतुलित करना है। तो इधर आयरन 1 है, अभिकारक की तरफ 1 है, उत्पाद की तरफ कितने हैं, 3। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बराबर है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, और उधर कितने हैं, 4। तो पहले किसको करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य पहले उनको संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। तो F इधर 1 है, इधर 3, ठीक है। तो इधर 3 है, इधर 3 करने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, मतलब इसको 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ Fe3 हो गए। अब और हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बराबर करने के लिए अब पहले जैसे
से Fe3 ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो पहले से बराबर है। पहले ऑक्सीजन का संतुलन करेंगे, ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, तो इधर क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करते ही इधर 4 हो गए, दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो इधर भी 4 हो गए, उधर भी 4 हो गए, इसको हमने क्या किया, 4 से गुणा किया, दोनों तरफ बराबर हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर ये 8 हो गए, अब उधर 8 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। अब दोनों तरफ क्या हो गए, समान हो गए, इसको हमने 4 से गुणा किया तो 8 हो गए। तो एक एक करके ये संतुलन होता है। इधर आयरन 3 है, इधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन 8 हो गए, उधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन भी 4 हो गए, तो इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोनों तरफ बराबर हो गए। ठीक है, तो ये संतुलन करने का तरीका होता है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, संतुलन करना सीखते जाएंगे, तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलन करने का तरीका हो गया। एक एक करके होता है, एक साथ सारा संतुलन नहीं होता, एक एक तत्व को एक लेते हुए संतुलन किया जाता है। तो हमने जो ये कभी इधर बढ़ाए गुणा किए, कभी उधर बढ़ाए, तो ये जो समीकरण को संतुलन करने का तरीका है, इसको अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल विधि क्या है? तो रासायनिक समीकरणों में तत्वों को बढ़ा घटाकर संतुलन करने का जो ये तरीका है अनुमान के आधार पर, उसे हम हीट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने समीकरणों को संतुलन करना सीखा। अब पाठ के महत्वपूर्ण भाग जैसे देखें तो आगे से शुरू होते हैं समीकरणों के प्रकार। परमाणुओं के आपस में तत्वों के मिलने से, बंधों के नए बंध बनने से, पुराने बंध टूटने से जो नए पदार्थ बनते हैं, उसके आधार पर समीकरणों को अनेक भागों में बांटा गया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन कीजिए। आपको इन 2 वीडियो जो आपको भेजे गए हैं उनके नोट्स भी आपको भेजेंगे। आप बाजार से नया रजिस्टर लेके उसमें ये नोट्स है वो नोट कर ले, ताकि आपको आगे कार्य नहीं करना पड़े। तब तक के लिए आप इन वीडियो का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।